नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर नजर। जारी हुआ भारत एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप। EAC, PM और द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से बनाया गया है रोड मैप। भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनाने का लक्ष्य। EPFO ने दिया वेतन सीमा और कर्मचारियों की संख्या पर प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव। सभी औपचारिक कर्मचारियों के साथ स्वरोजगार करने वाले लोग भी रिटायरमेंट बचत योजनाओं में होंगे शामिल। EPFO दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से। और श्रीशैलम मंदिर द्वारा उदयस्तामना सेवा लॉन्च। भक्त अब मंदिर में 14 पूजाओं में हो सकेंगे शामिल। श्रीशैलम एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ हैं एक साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल अमृत उपाध्याय 007 पर जाइए। वहां डेली इसकी PDF उपलब्ध होती है। चलिए खबरों की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा आज भारत एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया गया। यह रोड मैप भारत की प्रतिस्पर्धात्मक पहल का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देब रॉय हैं। रोड मैप भारत एट 100 का मतलब है कि आजादी के 100वें साल या 2047 तक निश्चित लक्ष्य पाने का रोड मैप। रोड मैप आर्थिक सलाहकार परिषद और द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से बनाया गया है। प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर द्वारा विकसित किया गया प्रतिस्पर्धात्मक ढांचे पर आधारित है। माइकल ई पोर्टर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं। यह रोड मैप आगामी वर्षों में देश के विकास के लिए नए मार्गदर्शक सिद्धांतों को बनाएगा। साथ ही लक्ष्यों को पाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट रोड मैप विकसित करेगा। क्षेत्र विशिष्ट रोड मैप का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर की समस्याओं की पहचान की जाएगी और विशिष्ट समस्याओं के आधार पर ही समाधान दिया जाएगा। रोड मैप भारत के विकास प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों को साथ में लाएगा और सहकारी संघवाद के सिद्धांत को सशक्त करेगा। इस रोड मैप में उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी के विचार को केंद्र में रखा गया है। प्रोडक्टिविटी को समृद्धि या खुशहाली प्राप्त करने का आधार माना गया है। यह इस बात पर जोर देता है कि एक राष्ट्र की विभिन्न आर्थिक और सामाजिक नीतियां उद्योगों को अधिक उत्पादक बना सकती हैं। गौरतलब है कि उद्योगों की उत्पादकता से ही नागरिकों की समृद्धि जुड़ी हुई है। रोड मैप में भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। रोड मैप में 4S सिद्धांत दिए गए हैं जो क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के माध्यम से भारत को उच्च आय वाला देश बनाने में मदद करेंगे। इसके तहत ऐसी समृद्धि की कल्पना की गई है जिससे केवल आर्थिक वृद्धि न हो बल्कि सोशल प्रोग्रेस भी हो, और यह समृद्धि भारत के कुछ ही जगहों तक केंद्रित न हो बल्कि यह भारत के सभी क्षेत्रों में साझा हो। समृद्धि प्राप्त करने की दिशा में पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। इस समृद्धि को हासिल करने के लिए ढांचे को मजबूत बनाना है जिससे कोरोना या अन्य वैश्विक आपदाओं जैसी स्थितियों में भी समृद्धि पर असर न हो। उच्च आय वाले देश बनने का मार्ग निर्धारित करते हुए यह रोड मैप ऐसे जरूरी क्षेत्रों का जिक्र करता है जिसमें सरकार को ज्यादा ध्यान देना है। इसके तहत श्रम उत्पादकता में सुधार, प्रतिस्पर्धी नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देना और नीति कार्यान्वयन में सुधार शामिल है। EPFO ने वेतन सीमा और कर्मचारियों की संख्या पर प्रतिबंध हटाने संबंधी प्रस्ताव दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वेतन सीमा और कर्मचारियों की संख्या पर प्रतिबंध हटाने संबंधी प्रस्ताव दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत प्रतिबंध लगे हुए थे। वर्तमान में EPFO की रिटायरमेंट बचत योजना में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो 15,000 रुपए से ऊपर वेतन पाते हैं और ऐसे उद्यम शामिल हैं जिनमें 20 या 20 से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। प्रतिबंध हटने से सभी औपचारिक कर्मचारियों के साथ साथ स्वरोजगार अपनाने वाले लोग भी EPFO की रिटायरमेंट बचत योजनाओं में शामिल हो सकते हैं। EPFO अपने ग्राहकों को EPF, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना के माध्यम से भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है। आंकड़ों की बात करें तो EPFO कोष में वर्तमान में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हैं। EPFO वर्तमान में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के माध्यम से अपनी आय का 15% इक्विटी में निवेश करता है। प्रतिबंध हटने से बड़ी संख्या में लोग रिटायरमेंट बचत योजना से जुड़ेंगे
और इससे ईपीएफओ कोष में वृद्धि होगी। आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी या ईपीएफओ के माध्यम से असंगठित कर्मचारियों को रिटायरमेंट सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही यह कोड मौजूदा कानून में आवश्यक परिवर्तन की अनुमति देता है ताकि रिटायरमेंट सुरक्षा का लाभ ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को मिल सके। ईपीएफओ ग्राहकों और वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार ईपीएफओ में 24.77 करोड़ कर्मचारियों के खाते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ की स्थापना 1951 में एक अध्यादेश के जरिए किया गया था। बाद में इसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। यह भारत में भविष्य निधि के विनियमन यानी रेगुलेशन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह अन्य देशों के साथ भी सोशल सिक्योरिटी समझौतों का प्रबंधन करता है। ईपीएफओ योजनाओं के तहत अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी भी आते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी उन देशों से आते हैं जहां भारत ने ऐसे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ईपीएफओ को प्रशासित करने वाला या निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री होते हैं। श्री शैलम मंदिर के द्वारा उदय स्तंभना सेवा लॉन्च की गई है। इसके तहत भक्त मंदिर में सुबह 3:30 से शुरू होकर रात को 10:30 तक होने वाली 14 पूजाओं में शामिल हो सकेंगे। श्री शैलम आंध्र प्रदेश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री शैलम स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी लिंगम 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा 18 महाशक्तिपीठ में से छठा श्री ब्रह्मरंबा देवी का मंदिर है। गौरतलब है कि श्री शैलम एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। यहाँ शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। श्री शैलम को श्रीगिरी, श्री पर्वतम और श्रीनंगम के नाम से भी जानते हैं। श्री शैलम को पृथ्वी पर कैलाश माना जाता है। आपको बता दें कि देश भर में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। इनमें से सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में, बाबा विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, तो वैद्यनाथ झारखंड में स्थित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक बीते साल 19 मेट्रोपॉलिटन शहरों में कोलकाता में सबसे कम रेप केस दर्ज किए गए। वहीं दिल्ली में सबसे ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा रेप के मामले जयपुर में दर्ज किए गए। पूरे देश में रेप के तकरीबन 31,677 मामले दर्ज हुए। आपको बता दें कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि क्राइम से संबंधित डेटा को इकट्ठा करने और एनालाइज करने के लिए जिम्मेदार है। एनसीआरबी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। इसे 1985 के टास्क फोर्स और 1977 के नेशनल पुलिस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था। एनसीआरबी को 1986 में गठित किया गया था। इसका मकसद भारतीय पुलिस को सूचना तकनीक और क्रिमिनल इंटेलिजेंस के जरिए सशक्त बनाना है, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। आज के प्रश्न में पहला सवाल है, ईपीएफओ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कर्मचारी भविष्य निधि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दूसरा कथन है, ईपीएफओ भविष्य निधि के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तीसरा कथन है, ईपीएफओ योजनाओं के तहत अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी नहीं आते। और चौथा कथन है, ईपीएफओ को प्रशासित करने वाला शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। सही कथन या कथनों को चुनना है। पहला 1 और 2, दूसरा 2 और 4, तीसरा 1 और 3 या फिर चौथा 2, 3 और 4। दूसरा सवाल है, गलत कथन को चुनिए। श्री शैलम मंदिर के द्वारा उदय स्तंभना सेवा लॉन्च की गई है। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देव रॉय हैं। भारत एट 100 रोड मैप EACPM और द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से बनाया गया है। श्री शैलम तमिलनाडु में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। आइए अब जल्दी से देखते हैं कल के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे। पहला सवाल मैंने पूछा था, प्रधानमंत्री जन धन योजना आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई थी साल 2013, 2014, 2015 या फिर 2016। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साल 2014। दूसरे सवाल में ऑप्शन में थोड़ी गलती हुई थी। आज मैंने उस ऑप्शन को सुधार दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुल कोर्ट बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है।
द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला खेल गुरु रेणु कोहली थी। तियानगोंग प्रोजेक्ट टी शेप में है। भारत कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949 का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2 और 3। इस प्रश्न में कल केवल 2 और 3 का ऑप्शन नहीं था, आज इसे जोड़ा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको ये बुलेटिन ठीक लग रहा होगा और आप इससे सहयोग ले रहे होंगे। अगर आपको ये पहल अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम को जरूर शेयर कीजिए। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे। जो सवाल 2 मैंने पूछे हैं उसके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल रात 9 बजे फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।